मेरा नाम है अंकित तिवारी। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल माई एकेडमी करा पे स्वागत करता हूं। अगर फ्रेंड्स आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स आज का हमारा पहला टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये क्लास 9 का पहला चैप्टर है और साइंस सब्जेक्ट का। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम स्टार्ट करने से पहले ये समझेंगे कि मैटर है क्या चीज। हम पढ़ तो रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, लेकिन इसके बारे में हमें पहले समझना होगा मैटर क्या चीज है। मैटर फ्रेंड्स ये काफी पुराना मुद्दा रहा है, काफी पुराना मैटर रहा है, टॉपिक रहा है। इसके बारे में काफी सारी धारणाएं निकाली गई है ना कि ये है क्या चीज रियलिटी में। तो फिर बाद में एक चीज निकल के आई कि वो सारी चीजें जो ऑक्यूपाई करें स्पेस और वॉल्यूम, वो सारी चीजें जो ऑक्यूपाई करें स्पेस और वॉल्यूम, वो मैटर होता है ना फ्रेंड्स। those things which occupy the space and have mass and वॉल्यूम, यानी कि वो सारी चीजें जो ऑक्यूपाई स्पेस करें और जिनका मास और वॉल्यूम हो उसको मैटर कहा गया। जैसे कि एग्जांपल हम ले लें, चेयर, टेबल और एटसेट्रा, जो भी आपके आसपास की चीजें जितनी भी सराउंडिंग्स में, वो सारी चीजें मैटर्स के अंदर आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं हम। इसमें क्या हुआ कि जब आगे बात बढ़ने लगी तो कुछ इंडियन फिलोसोफर्स और इंडियन जो एंशिएंट फिलोसोफर्स थे, उन्होंने अपनी धारणाएं दी। क्या धारणाएं दी? जो मैटर है वो 5 चीजों से मिलकर बना होता है। एयर, वाटर, स्काई, ठीक है फ्रेंड्स, फायर, और एक आखिरी हमारा आता है सॉइल, अर्थ। यानी कि फ्रेंड्स इससे पता चलता है कि यार जो इंडियन फिलोसोफर्स है उन्होंने ये दिया। अब जो हम मॉडर्न साइंस में पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं कि जो मैटर है उसको 2 चीजों में बांटा जाए। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे के चैप्टर में मॉडर्न साइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल नेचर की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये मॉडर्न साइंस में जो टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं आगे, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में क्या है, जो पहली प्रॉपर्टी हमको पता चली वो क्या थी कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना होता है। मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब एक नई चीज निकल के आई, पार्टिकल्स, है ना। तो अब इसको जानते हैं कि पार्टिकल्स कितने बड़े होते हैं, है ना। तो दूसरी चीज निकल के आई क्या कि हाउ स्मॉल आर पार्टिकल, हाउ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि कितने छोटे होते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल है वो कितने छोटे होते हैं। तो फ्रेंड मैं इसका आंसर इसका क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसका इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते। इतने छोटे कि हम लोग उसको देखने के लिए ना एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना पड़ेगा, जो कि वो हम लोग लेबोरेटरीज में कर सकते हैं इसके पार्टिकल्स को देखने के लिए। तो इसको हमारी जो नेक्ड आई से देखना इम्पॉसिबल है ना फ्रेंड्स। तो इसको हम इसके बारे में क्या लिखेंगे,
दे आर वेरी स्मॉल, स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। तो फ्रेंड्स अब हमको क्या स्टार्ट करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि अब जो हमने पार्टिकल जो हमको पता चला उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है पार्टिकल की। तो जो इसमें पहली चीज निकल के आई, पहले तो हम लोगों को पढ़ा था मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, अब उसके अंदर आया हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो फ्रेंड्स फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है, पहला कि ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, है ना फ्रेंड्स। और क्या है दूसरी प्रॉपर्टी, क्या है कि जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है उनके बीच में एक स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में मैटर के। तो स्टार्ट करते हैं पहले जो पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब नेक्स्ट क्या है, क्या जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकली कि जो ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, दे कंटिन्यूअसली मूव, एक मिनट सॉरी, तो दे कंटिन्यूअसली मूव। अब उसके बाद तीसरा क्या है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आई पार्टिकल के बारे में, दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पहला क्या था कि इनके बीच में स्पेस है। नंबर 2 ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से स्पेस होगा तो मूव करेंगे और अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। अब आगे चलते हैं इसी में स्टेट्स ऑफ मैटर। फ्रेंड्स अगला है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो वैसे जो हम लोग मैटर की स्टेट्स जानते हैं, तीन जानते हैं, कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दो और होती हैं जो कि हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, वो होती हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। फ्रेंड्स ये बॉस और आइंस्टाइन एक नहीं, अलग अलग नेम है। एस एन बॉस इंडियन साइंटिस्ट थे और ये आइंस्टाइन है हमारे आइंस्टाइन सर, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है फ्रेंड्स। और अगला है प्लाज्मा। हम लोगों को इनके बारे में ज्यादा आइडेंटिटीज के बारे नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा एक आखिरी में जाके टॉप वो हैगा बॉक्स है उसमें दिया हुआ है थोड़ा सा नॉलेज के लिए, लेकिन जो हमें मेन पढ़ना है इसके बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। अब सॉलिड जैसा कि आप जानते हैं कि सॉलिड तो आप सबने देखा होगा कैसा होता है ना। सॉलिड में क्या होता है कि इसकी एक फिक्स बाउंड्री होती है, आप सभी को पता है फिक्स बाउंड्री होती है सॉलिड में। जैसे आपके घर का कुछ भी ले लीजिए, रिमोट वगैरह है ना, बैट आपका फिक्स बाउंड्री होती है, फिक्स बाउंड्री होती है। नंबर 2 इसका जो मास फिक्स होता है, मास फिक्स मास होता है इसका, है ना, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, फिक्स मास और वॉल्यूम दोनों होता है ना। उसके बाद क्या है कि ये कंप्रेसिबिलिटी इसमें बहुत कम होती है, वाई नहीं आएगा फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स कि जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफी क्लोज होते हैं, यानी टाइटली यानी क्लोज होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं काफी क्लोज होते हैं इसके, वेरी क्लोज टू ईच अदर। उसके बाद पांचवा क्या है कि ये रिजिड बॉडी होते हैं। रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि एक मिनट मार्कर कम पड़ गया, दूसरा मार्कर कहां है, ये रिजिड बॉडी होते हैं। रिजिड बॉडी का मतलब होता है अनचेंज शेप,
अब आगे चलते हैं हम लोग लिक्विड की तरफ। अब लिक्विड में क्या होता है कि ना तो इसकी फिक्स बाउंड्री होती है। आप अपने घर का पानी देख लीजिए, उसकी बाउंड्री फिक्स है क्या? अनफिक्स्ड बाउंड्री होती है ना। उसके बाद क्या है कि इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन उसका जो क्या नाम है शेप है वो अनफिक्स रहता है। इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, फिक्स्ड शेप भी होता है इसका सॉलिड में। एंड शेप है ना, फिक्स मास वॉल्यूम शेप, तीनों चीज फिक्स रहता है। और इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन क्या होता है कि फिक्स्ड वॉल्यूम और अनफिक्स्ड शेप। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों कि इसमें नंबर तीसरा पॉइंट कि जो कंप्रेसिबिलिटी होती है इसकी भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। कंप्रेसिबिलिटी। फोर्थ में क्या है फ्रेंड्स कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा सा लूज होते हैं, यानी कि दूर होते हैं सॉलिड के मुकाबले। पार्टिकल्स आर फार एज कंपेयर टू सॉलिड। और पांचवा फ्रेंड्स क्या है कि इसकी जो शेप है चेंज होती रहती है, अनरिजिड शेप। है ना फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि लिक्विड को अगर हम किसी जार के अंदर डालें तो वो जार की शेप में हो जाएगा, है ना। और लेकिन अगर आपने सपोज एक गिलास वाटर लिया है ना, और वो 250 ml है, और अगर उसको आप किसी जार में डालेंगे तो वो 250 ही रहेगा, वो यानी कि 100 नहीं होगा और 300 नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। चाहे आप उसको क्या नाम है जार में डालिए, चाहे बकेट में डालिए, चाहे किसी कंटेनर में डालिए, उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो शेप है जिस तरीके के उसमें कंटेनर में डालेंगे, बाउल में डालेंगे, उस तरीके का ही हो जाएगा। फ्रेंड्स अब आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है गैस। तो गैस में क्या होता है बच्चों, गैसेस स्टेट में कि तो देखो ना तो इसकी फिक्स बाउंड्री होती है, यानी कि गैस की कोई फिक्स बाउंड्री होती है। आपके घर में अगर एयर वगैरह है तो उसकी कोई बाउंड्री फिक्स है ना, तो इसका फिक्स वॉल्यूम है। अगर आप चाहो तो क्या नाम है एक कंटेनर में रख लीजिए, चाहे तो इसको आप जार में रख लीजिए, सिलेंडर में कर लीजिए, है ना। तो ना तो इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही शेप है। जिस तरीके के उसमें बर्तन में डालेंगे उस तरीके के बर्तन में हो जाएगा ये जो गैस है। फिर उसके बाद क्या है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है। देखा नहीं आप लोगों ने कितनी सारी गैस सिलेंडर्स के अंदर भर जाती है। कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। उसके बाद जो इसके पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी फार एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो अब आगे चलते हैं इसी में। तो अब बच्चों हमारा अगला क्या टॉपिक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। तो अब आगे इसमें जानकारी लेते हैं। तो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, ये पढ़ने के लिए फ्रेंड्स हमें दो चीजें जाननी पड़ेंगी कि जब भी हम किसी मैटर को चेंज करने के लिए उसकी स्टेट को
तो उस वहां पे दो चीज अप्लाई करी जाती है, एक तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, और दूसरा क्या पड़ता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो चीज मैटर करती हैं स्टेट्स पे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो पहले पढ़ते हैं हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है। टेम्परेचर देने से पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल के बीच का जो मोशन होता है वो हाई हो जाता है, यानी कि वाइब्रेशन जो या फिर मोशन क्या है उनके बीच के अंदर वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन वाइब्रेशन और जैसे जैसे जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है, और जैसे जैसे हम लोग काइनेटिक हीट देते जाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो वाइब्रेशन बढ़ता चला जाएगा, और एक ऐसा टाइम आता है फ्रेंड्स कि वो लोग अपनी जो स्टेट होती है उसको यानी कि खो देते हैं। सपोज जैसे हम लोग आइस क्यूब लेते हैं, है ना, और क्या होता है कि जब इस पे हीट देते हैं हम लोग तो इसके पार्टिकल्स की एनर्जी वो बढ़ती है एनर्जी, जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। और जब हम लिक्विड फॉर्म में पानी को बॉईल करते हैं तो इसके पार्टिकल्स की फिर से एनर्जी बढ़ती है और बढ़ जाती है। आपने देखा है कि कभी कभी है ना, बॉईल पानी जो होता है, पानी को जब हम बॉईल करते हैं तो ऊपर की तरफ आता है वो उबल के, वो फ्रेंड्स उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से ऐसा होता है कि उनके बीच में मोशन होता है, वाइब्रेशन होता है, और जब वो क्या नाम है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो फिर उसके बाद धीरे से वो वेपर फॉर्म में बढ़ जाएगा, ज्यादा उसको हम हीट देंगे, डेल्टा। फ्रेंड्स इसको हीट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम डेल्टा है, इसको ट्राइंगल की तरह बनाते हैं हम लोग, इसको डेल्टा कहते हैं हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में, है ना। इसका आगे काफी यूज होगा, इसलिए आप इसको ध्यान में रखना। अब आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब क्या है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, तो अब प्रेशर में क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम लोग सपोज हमने एक बर्तन लिया, है ना, और उसके ऊपर से हमने एक पिस्टन लगाया, ध्यान से देखना, पिस्टन लगाया, ये एकदम टाइट है, एयर टाइट, और ऊपर से हमने फोर्स लगाना शुरू किया। जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसके पार्टिकल्स पास पास आते चले जाएंगे, पास पास आएंगे तो उनके बीच का जो वाइब्रेशन है वो कम हो जाएगा। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि जो पार्टिकल्स के बीच स्पेस कम होता चला जाता है, जैसे जैसे हम लोग सॉलिड से लिक्विड जाते तो बढ़ता है स्पेस, और अगर लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाएंगे तो स्पेस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर सपोज हमने यहाँ पे लिया था, ये एयर थी नॉर्मल, उसमें जब हमने इसको प्रेस किया तो ये एक छोटी सी जगह पे रह गया आके, जिसकी वजह से इसने अपने स्टेट को लिक्विड फॉर्म में कर लिया। और गैस को अगर हम लोगों को लिक्विफाई करना है तो हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो लिक्विफाई हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स एक चार्ट आपको बताता हूं, काफी इंपॉर्टेंट जो चार्ट है ये, तो अभी बताता हूं मैं, चल बोल। एक मैं आपको बताने वाला हूं, ये साइकिल, यहां पे हमने सॉलिड लिया, लिक्विड, क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। उसके बाद जब हम लोग लिक्विड से गैस जाते हैं तो इसको कहते हैं वेपराइजेशन। और जब हम लोग गैस से सीधा सॉलिड जाते हैं, सॉलिड से सीधा गैस में जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन।
और फ्रेंड्स जब हम लोग गैस से लिक्विड जाते हैं तो इसको कहते हैं लिक्विफिकेशन, सॉरी लिक्विफिकेशन नहीं, कंडेंसेशन, सॉरी ध्यान से निकल गया था, कंडेंसेशन। उसके बाद लिक्विड से सॉलिड में जब जाते हैं तो उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट साइकिल है, ठीक है, जिसको आपको करना जरूरी है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, मेरी बात समझना। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है जो किसी भी टेम्परेचर पे होता रहता है, यानी कि लिक्विड का वेपराइजेशन किसी भी टेम्परेचर पे जब होता है तो उसको कहते हैं इवेपोरेशन, है ना फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको इसको बताता हूं मैं डेफिनेशन में लिख के। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, जैसे देख के पता चल रहा है, और पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। क्या होता है जब हम लोग एक कंटेनर, सपोज हम लोग इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, एक हमने एक कंटेनर में पानी लिया, ठीक है, उस पे से हीट पड़ रही है ना, और आपको जैसे कि बताया था कि उसको काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो उसके बीच में क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा पार्टिकल्स के बीच में, और क्या होगा, वाइब्रेशन ज्यादा होगा। जब वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो ये वेपराइज हो जाएंगे वाइब्रेशन ज्यादा होने की वजह से। फिर उसके बाद सेम फ्रेंड एक चीज आती है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन होता है एक पर्टिकुलर उस पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हम लोग किसी लिक्विड को गर्म करते हैं और वहां पे जब वो गैसियस फॉर्म में चला जाता है उस बॉईल होने के बाद, उसको कहते हैं वेपराइजेशन। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं और वो चेंज होता है उसका फेज वेपर फेज के फॉर्म में, तो उसको कहते हैं वेपराइजेशन। फ्रेंड्स तो आगे इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। फ्रेंड्स इसमें एक अगला पॉइंट आता है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है उसको इवेपोरेशन को, तो वो इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर फ्रेंड्स सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा कि इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें से जो वेपराइजेशन होगा, यानी जो लिक्विड का वेपर बनेगा या वो गैसेस स्टेट में जाएगी, वो ज्यादा फॉर्म में जाएगी, क्योंकि उसको निकलने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। बाद आता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन उस केस में भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। उसके बाद जब हम लोग डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी करेंगे, फ्रेंड्स क्या होता है जब हम लोग डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी करेंगे तो इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि आपको पता होगा ह्यूमिडिटी का मतलब कि जो नंबर ऑफ वेपर्स होता है प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, है ना। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी होता है वेपर हमारे जो आसपास में होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि उमस जिसे कहते हैं घमस, घमस में क्या होता है कि वाटर वेपर्स हमारे आसपास में ज्यादा बन जाते हैं, इसकी वजह से घमस हो जाती है, उसके पार्टिकल्स गर्म हो जाते हैं। अगर वैसे उसमें कंडीशन में अगर वो वाटर वेपर्स कम होंगे एटमॉस्फेयर में तो ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगा, क्योंकि उसको ज्यादा जगह मिलेगी। और अगर उसमें इंक्रीज होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी, ह्यूमिडिटी आता है इंक्रीज इन विंड। अगर देखो फ्रेंड, आप लोगों ने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे कपड़े जो हवा वाले दिन है, जिस दिन हवा ज्यादा चलती है उस दिन जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे जो वेपर्स होते हैं वो ज्यादा जल्दी उड़ जाते हैं कपड़ों के अंदर से। इसका मतलब कि दूर तक जो कपड़े होते हैं जल्दी सूखते हैं और वेपर के फॉर्म में जल्दी से जो उसका वाटर होता है निकल जाता है, दूर हो जाता है। फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं, इसमें एक और हमारा वो है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें आती है। वाई शुड बी वियर कॉटन इन समर, कॉटन क्लोथ्स इन समर। फ्रेंड्स क्या होता है कि हम लोग जब गर्मी में इसलिए कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि ये ना हम लोग गर्मी में ना ज्यादा स्वेटिंग करते हैं, पसीना हम लोगों को ज्यादा चलता है, और जिसकी वजह से
वो हमारे कपड़े चिपचिपे ना हो। कॉटन जो है अच्छी तरीके से स्वेट यानी पसीने को सक कर लेता है, यानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हम लोगों को हवा अच्छी देता है, यानी कि जब उससे हम लोगों को हवा टकराती है तो हमारी बॉडी को कूल रखता है वो। और उसके बाद जो हमारा ये वाला पॉइंट है, व्हाई डू वी सी ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड, यानी कि ये काफी इसका इजी है। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम लोग, ये सपोज हमारा ग्लास है ना, सॉरी बन्नी फ्रेंड्स, ग्लास है जिसमें हम लोगों ने आइस वाटर रख रखा है, ठीक है, ठंडा पानी। आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि एनी टाइम हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ना ड्रॉपलेट्स होते हैं वेपर फॉर्म में। क्या होता है, जैसे हम लोग उसको बाहर रखते हैं तो जो हमारे इसके आसपास की जो वो वेपर फॉर्म में ड्रॉपलेट्स उड़ रही होती हैं, वो आके इससे टकराती हैं और जैसे ही इसको टेम्परेचर कम मिलता है तो ये अपने आप ही वेपर फॉर्म में आ जाती हैं। जैसे कि आपको पता था कि अगर ये वाला साइकिल शायद आपको नहीं बताया, मैं बता दूं, ये मेन इंपॉर्टेंट साइकिल है एक तरीके से आपको समझने के लिए। सपोज ये सॉलिड था यानी कि, और ये लिक्विड हो गया और ये गैस हो गया, है ना फ्रेंड। तो इधर से इधर जाने के लिए क्या करना पड़ता था, हम लोगों को टेम्परेचर या हीट देना पड़ता था, डेल्टा। आपको जैसे बताया था कि हीट के लिए हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं, और इस तरफ लाने के लिए हमें कूल का वो करना पड़ेगा। तो देखो, ये गैस फॉर्म में हमारी वेपर उड़ रही थी और जैसे इसको कम टेम्परेचर मिला यानी कूल मिला तो ये किस फॉर्म में आ गई, वाटर की फॉर्म में आके हमारे ग्लास के बाहर चिपक गई। तो फ्रेंड्स, यही था फंडा इसका। और आप नोट्स की चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है। आप वहां से जाइए और ले लीजिए काफी प्रॉपर वे में और इजीली पॉइंट वाइज मैंने बनाया ताकि आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि 9th क्लास एक ऐसी क्लास है जहां पे आप लोग 8 से आए और अभी आप लोगों को यहाँ से काफी बल्क मिलने वाला है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है कि आप लोगों को ज्यादा वो हैवी ना लगे, लाइट वेट बनाया नोट्स मैंने। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल पे नए हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और थैंक यू। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।